नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की हिंदी की मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। बाकी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम कल किया, तो आज का मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये 6 रहने वाला है आज का। तो चलिए साथियों, फटाफट से आइए और फिर मिक्स प्रैक्टिस सेट के हम लोग एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से तोड़ फोड़ करने वाले हैं आज। आइए फिर जल्दी से और फिर जुड़ जाइए। देखिएगा कितनी शानदार तरीके से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, जो कि मिक्स प्रैक्टिस होगी। आपको हर प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चनों से यहाँ पर मुलाकात होने वाली है, ठीक है। तो आइए फटाफट से, बहुत शानदार तरीके से आज हम सभी क्वेश्चनों को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन से आपको रूबरू होना है, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पूरा सेशन। और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ही शानदार, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप लोग देखते रहिए और आप लोग देखें कितना बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से इस सेशन को हम लोग यूँ पार करते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फिर चलिए फटाक से आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये लो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ें, उसके बाद जवाब करने की कोशिश करें। चलिए फटाफट आंसर क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है संघ की राज्य, क्या लिखा है दोस्तों में क्वेश्चन में लिखा है संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत संघ और राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी जो होगी वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। चलिए फटाक से बताइए। तो हम बात करते हैं, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है। इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 343 में आर्टिकल 343 में बताया गया है कि संघ और राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह है अनुच्छेद कौन से में है, 343 विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न और शानदार रहने वाला है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को पढ़ें। देवनागरी वर्णमाला में री क्या है। जो री शब्द है, जो री वर्ड है, जो री, वो क्या है। तो दोस्तों इसमें बताइए कि देवनागरी वर्णमाला में जो री है वो क्या है। देवनागरी वर्णमाला में जो री शब्द है वो क्या है। चलिए आप लोग बताइए कि री शब्द क्या है। तो री शब्द की बात की जाए तो जो री शब्द है वो एक स्वर है। क्या है दोस्तों, जो री शब्द है वो एक स्वर है। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि जो री शब्द है, री की बात की जाए तो वो क्या है, एक स्वर है, ठीक है, स्वर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, बहुत ही शानदार तरीके से देखते चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से एक बार आप लोग पढ़ें प्रश्न को, उसके बाद जवाब करने की कोशिश करें। और मुझे आशा है कि आप लोगों को प्रश्न सभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ आप लोगों से कि किसी भी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी नहीं हो रही होगी कि किसी भी प्रश्न को लेकर, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें लिखा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों इसमें पूछा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो फटाफट से एक बार देखिए कि दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि दोहा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों, दोहा में 4 चरण होते हैं। और प्रथम और द्वितीय चरण में, प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चौथे। तो पहले और तीसरे की बात करी जाए, पहले और तीसरे चरण में अगर बात की जाए तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण की बात की जाए तो दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा होती, ठीक है। पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11।
प्रश्न क्या पूछा है आपसे, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो प्रथम चरण यही हुआ ना, ये तो प्रथम चरण की बात की गई है। तो दोहा के प्रथम चरण में दोस्तों कितनी मात्राएं हैं, इधर कितनी मात्राएं, 13। तो इसका राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है दोहा के द्वितीय या चतुर्थीय चरण में कितनी मात्राएं होती, तो आपका राइट आंसर क्या होता, 11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें पूछा गया है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो वो हैं 13। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यानपूर्वक, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। इसमें लिखा है वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, उभरा हुआ शब्द पहचानिए। इसमें लिखा उभरा हुआ शब्द पहचानिए, यानी जो उभरा हुआ शब्द पहचानिए, कौन सा शब्द उभरा हुआ है इसमें, जो धीरे धीरे जो शब्द लिखा है, ये शब्द कैसा है, उभरा हुआ शब्द है। तो इसको शब्द को पहचानना है कि जो धीरे धीरे शब्द लिखा है, धीरे धीरे जो शब्द लिखा है, ये शब्द क्या है। तो धीरे धीरे शब्द लिखा है, ये शब्द क्या है, क्या ये क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या फिर सर्वनाम है। बताइए, धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या फिर सर्वनाम है। चलिए आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा शब्द सही है। तो इसमें जो धीरे धीरे जो शब्द है, जो धीरे धीरे शब्द की बात की जाए, जो धीरे धीरे शब्द है वो दोस्तों आपका है क्रिया विशेषण। क्या दोस्तों, जो धीरे धीरे जो शब्द है वो आपका क्या है, वो आपको क्रिया विशेषण शब्द है। क्योंकि आपको क्रिया विशेषण पता है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, आपको पता है। तो इसमें जो वह शब्द है वह क्या है, वह एक संज्ञा है, वह शब्द क्या है, एक संज्ञा है। और क्रिया क्या है, चलना, चलना क्या है, क्रिया है। अब धीरे धीरे की बात करें कि वह धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से देखें, फटाफट पढ़ें अच्छी तरीके से, ध्यानपूर्वक, और आंसर करने की कोशिश करें। इसमें लिखा है आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का सही अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए बताइए आप लोग, आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का सही अर्थ। आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का सही अर्थ, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। चलिए फटाफट बताइए आपको कौन सा आंसर इसमें सही लग रहा है, कौन सा आंसर दोस्तों सही है। साथियों जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसमें अगर आग लगने पर कुआं खोदने की बात की गई है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, क्या होगा दोस्तों, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये इसका सही अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला कौन सा शानदार प्रश्न है। इसमें लिखा है पयोधी का संधि विच्छेद होगा, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। अब पयोधी का संधि विच्छेद आपको करना है, पयोधी का संधि विच्छेद। पयोधी शब्द का जो संधि विच्छेद है, पहले आप लोग पयोधी संधि का संधि विच्छेद करें कि पयोधी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पयोधी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, पय विसर्ग प्लस धी, ये होता है पयोधी का संधि विच्छेद। पयोधी का संधि विच्छेद ये होता है। तो आप लोग देख लें कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है पयोधी का संधि विच्छेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया सही जवाब। अगर हम आपसे ये पूछ लें
कि पयोदी में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है दोस्तों पयोदी में। तो पयोदी में अगर संधि की बात की जाए, संधि की, तो पयोदी में होगी स्वर संधि। ठीक है, पयोदी में कौन सी संधि होगी दोस्तों, स्वर संधि होगी। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर हम आपसे और पूछ लें, जैसे कि मनोहर, मनोहर का संधि विच्छेद कीजिए, तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, मन धन हर, मनोहर। ठीक है, जैसे हम आपसे और एक पूछ लें, हमने आपसे कहा यशोदा का संधि विच्छेद कीजिए, तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यश विसर्ग धन दा, यशोदा का संधि विच्छेद ही होगा। और दोनों की अगर बात की जाए कि दोनों में कौन सी संधि है, तो दोनों की बात की जाए तो दोनों में है स्वर संधि। दोनों में कौन सी संधि है दोस्तों, स्वर संधि। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन पीछे वाला आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से संधि भी पता चल गई और इसका संधि विच्छेद भी पता चल गया और राइट आंसर भी पता चल गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। निम्न में से ये 4 शब्द दिए गए हैं आपको, चारों शब्द में से आपको स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है कि कौन सा शब्द इनमें से स्त्रीलिंग है। चलिए फटाफट एक बार ध्यान से पढ़ें और स्त्रीलिंग शब्द को पहचानें। लिखा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, जुर्राब, घाघरा, पजामा, कसीदाकार। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द को आपको पहचानना है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें जो जुर्राब शब्द है, जुर्राब शब्द क्या है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, घाघरा लाओ कहते हैं, घाघरा लाओ, तो ये पुरुषलिंग शब्द है। पजामा पहनाओ, तो पजामा पुरुषलिंग शब्द है। कसीदाकार, ये भी एक पुरुषलिंग शब्द है। ठीक है, ये भी पुरुषलिंग है और ये भी पुरुषलिंग है। बात करी जाए तो ये भी एक पुरुषलिंग शब्द है और जो जुर्राब शब्द है वो क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, आप कहीं भी देख लीजिएगा, बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग कोई भी टेस्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रीवियस पेपर देख लीजिए, बार बार यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की लेवल के हैं, वास्तव में एग्ज़ाम की लेवल के हैं। ऐसा लगता है इनको जब प्रश्न को करते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, फील होता है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रखे मिल जाए। ठीक है, चलिए मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की और आप लोगों को तब बहुत अच्छा कंटेंट पहुँचाने की। तो फिर दोस्तों आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है आपका, बहुत ही शानदार प्रश्न रहने वाला है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें लिखा है वही रंग का विलोम शब्द। वही रंग का विलोम शब्द चुनिए। जो शब्द लिखा है वही रंग, वही रंग का आपको विलोम शब्द बताना है, वही रंग। ठीक है, वही रंग का विलोम शब्द सैरंग होगा, बहुरंग होगा या फिर सबरंग होगा या फिर अंतरंग होगा। वही रंग का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, बताइए फटाफट। तो हम आपको बताते हैं जो वही रंग शब्द है, वही रंग शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंतरंग। क्या होगा दोस्तों, वही रंग शब्द का विलोम शब्द होगा अंतरंग। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। चलिए एक बार देखें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। इसमें लिखा है, प्रश्न में लिखा है निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक बार ध्यान से पढ़ें उसके बाद जवाब करने की कोशिश करें। निम्न में से बुढ़िया शब्द का
बहुवचन पहचानिए। बुढ़िया शब्द का आपको बहुवचन बताना है। बुढ़िया शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो बुढ़िया शब्द का बुढ़ियाँ होता है, या फिर बुढ़ियों होता है, या फिर बुढ़ियाएँ होता है, या फिर बूढ़िया होता है। चलिए बताइए कि बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या है? बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या है? दोस्तों बताइए बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या है? तो जो बुढ़िया शब्द का बहुवचन होगा दोस्तों, जो बुढ़िया शब्द का बहुवचन होगा, बुढ़िया शब्द का जो बहुवचन है दोस्तों वो है बुढ़ियाँ। बुढ़िया शब्द का जो बहुवचन है दोस्तों वो क्या है? बुढ़ियाँ। बुढ़िया शब्द का बहुवचन है बुढ़ियाँ। ठीक है, तो ये बुढ़िया शब्द का जो क्या है? बहुवचन बुढ़ियाँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें लिखा है जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है दोस्तों, तो वहाँ होता है अनन्वय। कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? अनन्वय। ठीक है, अनन्वय अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बड़ी ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अव्ययी भाव का शानदार अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आपको बताना है अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पल पल, अनजल, अनंत, अंत अनंत, धर्माधर्म। चारों ऑप्शन में से देखिए अव्ययी भाव समास का कौन सा एक उदाहरण है। चलिए पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, हम आपको बताते हैं कि अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है दोस्तों वो है पल पल। जो पल पल शब्द है वो अव्ययी भाव समास का क्या है? उदाहरण है। अब बात करें कि अन्न जल, अंत अनंत, धर्माधर्म, ये तीनों शब्द जो हैं वो द्वंद्व समास के क्या हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अन्न जल, अंत अनंत, धर्माधर्म, ये तीनों जो उदाहरण हैं वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण था पल पल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं फिर फटाक से। अगला प्रश्न है, सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। चलिए आप लोग देखिए सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म क्या है? शांति चावल है, शांति मोक्ष है, चावल शांति है, या समान मोक्ष है? चलिए फटाफट देखिए और आंसर करें। इनमें से कौन सा सही अर्थ है? शम सम। देखो जो ये शम लिखा है शम, इसका अर्थ होता है समान, यानी सम का अर्थ क्या होता है? समान। ठीक है, अब जो ये शम लिखा है शम दोस्तों, इसका मतलब होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष। इस सम का मतलब होता है समान, इसका होता है मोक्ष। ठीक है, आप लोग देख लीजिए सम और मोक्ष, ये हमें दिख रहा है चौथे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सम और सम का सही युग्म क्या है? समान और मोक्ष। ठीक है, मुझे आशा है आपको समझ में आ चुका होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं फिर। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखना दोस्तों, इसमें लिखा नहीं। इनमें से कौन सा शब्द है वो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं की बात की गई। व्योम, कृशाणु,
अनल, पावक। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से बताइएगा फटाफट कौन सा जो ऐसा शब्द है जो आग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो व्योम शब्द है, व्योम, ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कृशाणु आग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये भी आग का पर्यायवाची है, सॉरी आम लिख गया। आग, आग का क्या है, पर्यायवाची है। अनल है, आपको सभी को पता है, ये भी आग का पर्यायवाची है। और पावक जो लिखा है, ये भी आग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो व्योम शब्द है, व्योम, ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है? अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट देखें और आंसर करने की कोशिश करें। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रवाह, ओढ़ना, पराजय। 4 शब्द हैं, चारों शब्द में आपको ढूंढना है कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब एक एक करके बात करें, अगर एक एक शब्द की बात करें अगर, तो अपवाद शब्द की बात करें तो अपवाद शब्द में उपसर्ग क्या है? जो अप लगा है, अप, अपवाद शब्द में अप उपसर्ग है। ठीक है, इसमें पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अब बात करें प्रभाव की। प्रभाव शब्द में जो प्र है, प्र, ये उपसर्ग है। ठीक है, बात करें पराजय की। पराजय में पर, जो परा शब्द जुड़ा है, ये क्या है? एक उपसर्ग है। तो लास्ट कौन सा ऑप्शन बचा है? लास्ट ऑप्शन बचा है ओढ़ना। ओढ़ना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है दोस्तों, कोई भी उपसर्ग नहीं है साथियों। तो ओढ़ना शब्द विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब होगा इसका, कि ओढ़ना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी बिल्कुल यानी शुद्ध वर्तनी में शुद्ध तरीके से लिखा गया है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी सही है, बिल्कुल यानी सही तरीके से लिखा गया है। ऐतिहासिक, 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 इनमें से कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से लिखा गया है? चलिए आप लोग बताएं, फिर हम आपको बताते हैं। तो जो ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो शब्द है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है? अगला प्रश्न है, बड़े बड़े मोती से आंसू जलमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। इसमें आपसे अलंकार पूछा गया है और इसमें दिया है कि बड़े बड़े मोती से आंसू, बड़े बड़े मोती से आंसू जलमाला पहनाते थे। इसमें आपको निहित पंक्ति में अलंकार का नाम चुनना है कि कौन सा अलंकार है। आपको पता होना चाहिए, इसमें बड़े बड़े मोती से आंसू, मतलब आंसू की तुलना किससे की गई है दोस्तों? आंसू की जो तुलना किससे की गई है? आंसू की तुलना की गई है मोती से। किससे की गई है? मोती से। जब किसी की तुलना किसी से की जाए, जब किसी शब्द की तुलना किसी दूसरे से की जाए, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से व्यक्ति से की जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है वहाँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है? आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद क्या करने की कोशिश करें? आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है,
तो इसमें लिखा है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तुलसीदास की कौन सी रचना का संबंध ज्योतिष से है दोस्तों। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, बताइए बताइए फटाक से। तो तुलसीदास की जो रचना है रामलला न्यूज़, जानकी मंडल, हनुमान बाव या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली, इनमें से चार रचनाएं दी गई हैं तुलसीदास की। इनमें से कौन सी रचना है जिसका संबंध ज्योतिष से है। तो साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, जो रामाज्ञा प्रश्नावली रचना है, रामाज्ञा प्रश्नावली रचना है, इसका संबंध बिल्कुल ज्योतिष से है। इसका संबंध सीधा ज्योतिष से है। समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अग्ग का विपरीतार्थ शब्द है। अग्ग का विपरीतार्थ शब्द है। तो अग्र का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा साथियों। अग्र का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। अग्ग का विपरीतार्थ शब्द होगा बिग। अग्र का क्या होगा, अग्ग का क्या होगा, बिग होगा। ठीक है। बहुत से साथी क्या कर देते हैं, अग्ग का कर देते हैं अनग, अग्ग का अनग करते हैं, बल्कि अग्ग का अनग नहीं है, अग्ग का विपरीतार्थ शब्द है, यानी विलोम शब्द क्या है, अग्ग का बिग है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही आंसर। अग्ग का विपरीतार्थ शब्द है बिग। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं। ध्यान से समझें, जब एक ही ध्वनि का क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए, तब वह ध्वनि क्या कहलाती हैं। लिखा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह ध्वनि क्या कहलाती हैं। संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं, युग्मक ध्वनि कहलाती हैं, संपर्क ध्वनि कहलाती हैं, या फिर पारस्परिक ध्वनि कहलाती हैं। तो बताइए इनमें से जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो साथियों कहलाती हैं दोस्तों, तब वो कहलाती हैं युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि कहलाती हैं जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी एक ही वर्ड का दोबारा से पुनरावृत्ति हो जाए। जैसे कि बच्चा, जैसे कि लिखा हमने बच्चा, इसमें चा शब्द की क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई। ठीक है। जैसे हमने दूसरा लिखा चम्मच, दूसरा लिखा चम्मच, तो चम्मच में माँ शब्द की क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई। ठीक है। जैसे हमने लिखा दिल्ली, जैसे दिल्ली में ला शब्द की होगी पुनरावृत्ति। जैसे मैंने लिखा बिल्ली, तो बिल्ली में ला शब्द की क्या हो गई, पुनरावृत्ति। तो ऐसे शब्द जो होगी जिनकी एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह शब्द क्या कहलाते हैं, युग्म ध्वनियाँ कहलाते हैं। ठीक है, युग्म ध्वनियाँ कहलाते हैं। आशा है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, या लटकी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, संयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, इसमें कौन सा छंद है बताइए। लिखा है या लकुटी, दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें लिखा है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को ताजी डारो, प्रयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। अब कौन सा छंद है, क्या कवित है, सवैया है, रवैया है, वो बरवय है, या फिर दोहा है। इनमें से कौन सा छंद है बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा छंद है। आप लोग पता है दोहा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती पहले तीसरे में, 13 मात्राएं होती। और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती, 11 मात्राएं होती। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। बात करी जाए सवैया की, जो सवैया है, सवैया विल बी द राइट आंसर। सवैया क्या है, सही जवाब है। ठीक है।
अब सवैया की बात करी जाए, हम सवैया को पहचानेंगे कैसे? सवैया में याद रखना, एक पंक्ति में कितने वर्ड दिए जाएंगे, कितने अक्षर दिए जाएंगे आपको। एक पंक्ति में दोस्तों कितने अक्षर दिए जाएंगे? 32 अक्षर दिए जाएंगे। 32 क्या दिए जाएंगे? वर्ड दिए जाएंगे। ठीक है, 32 वर्ड दिए जाएंगे। और उन 32 वर्ड की एक पंक्ति की 23 क्या होंगी? मात्राएं होंगी। 23 क्या होंगी दोस्तों? मात्राएं होंगी। आपको पहचानना है कि 32 वर्ड दिए जाएंगे और 23 मात्राएं होंगी, वह क्या कहलाएगा? सवैया कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लें और गिन लें तो इसमें 32 वर्ड हैं। और मात्राओं की बात करी जाए तो मात्राएं 23 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसमें सवैया क्या है? सही जवाब है, बी राइट आंसर है। ठीक है, सवैया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका, इसमें लिखा है बोल गा से गंगा। बोल गा से गंगा किसकी रचना है? बोल गा से गंगा किसकी रचना है? देखिएगा कि बोल गा से गंगा, बोल गा से गंगा किसकी रचना है? तो जो बोल गा से गंगा है वो श्याम सुंदर दास की, या फिर सरदार पूर सिंह की, राहुल संस्कृत्यायन की, डॉक्टर नागेंद्र की। तो बोल गा से गंगा किसकी रचना है दोस्तों? साथियों बताइए कि बोल गा से गंगा किसकी रचना है? बोल गा से गंगा जो रचना है वो दोस्तों वो है राहुल संस्कृत्यायन की। किसकी है? राहुल संस्कृत्यायन की यह रचना है बोल गा से गंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैं बार बार कहना चाहूँगा, आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मैंने बहुत ही सोच समझ के वो प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप कहीं भी देख लें, एग्ज़ाम में बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको बार बार ऐसे ही रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप लोग बस एक बार ध्यान से पढ़ लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट जो हम आपको दे पा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, उनको भी पता चले, वो भी हमारी वीडियो देखें और अपना फ़ायदा उठा सकें, यानी अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है आपका? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें नहीं पूछी गई कि इंद्र का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो बताना है आपको, जो नहीं है। ठीक है, तो परंदर, शक्र, माधवा या गढ़धिप, इनमें से कौन सा शब्द है जो इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, बताइएगा फटाफट कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो कौन सा है। तो दोस्तों इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है गढ़धिप। गढ़धिप है जो इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी के ये पुरंदर, शक्र, मधवा, ये तीनों के तीनों शब्द इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये तीनों इंद्र के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है आपका? अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। एक बार ध्यान से समझ लें कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है जो किसान जीवन से क्या नहीं है? संबंधित नहीं है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास जो किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान, प्रेमाश्रम, गोदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प या कर्मभूमि, इन चार में से बताइए कौन सा एक उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का जो कि मानव जीवन से, किसान जीवन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों जो कायाकल्प उपन्यास है, जो कायाकल्प उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का, जो कायाकल्प उपन्यास है वो किसान जीवन से संबंधित नहीं है। कायाकल्प जो उपन्यास है वो दोस्तों किससे संबंधित है? वो पुनर्जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? पुनर्जन्म से। पुनर्जन्म से संबंधित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि अगला कौन सा प्रश्न है। आपको आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से, और जो भी प्रश्न हो चुके हैं और भी जो प्रश्न बचे हुए, एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए थे, और जो प्रश्न हो चुके हैं मैं आशा करता हूँ उनमें भी बहुत आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छी लेवल के प्रश्न थे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मेरा यही मानना है कि मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे सकूं, आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। यानी जो शब्द समूह नीचे दिया गया है उसमें आपको वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। तत्क्षण का मतलब है तत्कालीन, कुछ ही क्षण में कविता को तैयार कर दे। उस कवि को क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं, या कुशाग्र कहते हैं, या आशुलिपि कहते हैं, या फिर विद्वान कहते हैं? बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बताइए कौन सा कवि होता है जो तत्क्षण कविता कर देते हैं? तो दोस्तों वो होता है आंसू कवि। जो तत्क्षण कविता कर देते हैं, तो तुरंत ही कविता को कर देते हैं, कविता का निर्माण कर देते हैं, उन्हें आंसू कवि कहते हैं। ठीक है, उन्हें कौन सा कवि कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं आंसू कवि। ठीक है, मुझे आशा है समझ में आ चुका होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप लोग देख लीजिए कितना लेवल है प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है? प्रश्न लिखा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। दोस्तों काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? ये लिखा है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है? इसमें क्रिया विशेषण पूछा है आपसे कि क्रिया विशेषण कौन सा है? दौड़ता है क्रिया विशेषण है, या फिर घोड़ा क्रिया विशेषण है? घोड़ा क्रिया विशेषण है, तेज क्रिया विशेषण है, काला क्रिया विशेषण है? आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या हो गई? ये तो क्रिया हो गई। दौड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। घोड़ा क्या है? ये तो एक संज्ञा है। घोड़ा क्या है दोस्तों? एक संज्ञा है। बात करी जाए तेज की, तेज, जो तेज शब्द है वो दोस्तों क्या है? वह एक क्या है? क्रिया विशेषण है। जो तेज शब्द है वह क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है तेज। जो तेज शब्द है वह एक क्रिया विशेषण शब्द है, और इसका राइट आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और मैं कहना चाहूँगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा है, आपको लगा है कि आपको कुछ कंटेंट मैं दे पाया हूँ, आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था, बहुत अच्छे लेवल के कुछ प्रश्न थे, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। और प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, हमको और क्या सुधार करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मोटिव बना रहता है कि हम जो कर रहे हैं, फिर हम अपने भाई बहनों को, हम अपने दोस्तों को, यारों को जो भी देना चाह रहे हैं, हम वो उन तक पहुंचा पा रहे हैं या फिर नहीं पहुंचा पा रहे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और फिर आज के लिए बस इतना ही, विदाई चाहूँगा, और मिलते हैं फिर अगले नए प्रैक्टिस सेट नंबर, अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें मिलते हैं। उसमें भी बढ़िया बेहतरीन प्रश्न लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहिए, उतारते रहिए अपनी ज़िंदगी में, हंसते खेलते रहिए, और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कीजिए, क्योंकि हमने मन में ठाना है कि वर्दी को पाना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर पढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, लव यू, टाटा, ओके, टेक केयर, जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।